Hello everyone, welcome to Olive Board. In this video, we are going to discuss about the MCQs related to finance current affairs. Before starting the discussion, if you guys want this PDF, particular PDF of live YouTube classes or any other kind of class which is being there on YouTube, so you can download that PDF by downloading our application. वहाँ पे आपको अलग से section मिल जाएगा YouTube class PDF नाम से. First question is, what was the RBI's digital payment index value as of September 2024? Okay, so when I'm reading the question, I would like to request you guys to please drop your thoughts in the comment section, right? आप तब तक यहाँ पे आंसर कर सकते हो, आपका ओपिनियन बता सकते हो, and then we'll be discussing the question. आखिरी डेटा रिलीज हुआ था मार्च 2024 के अंदर, and recently RBI has again launched the digital payment index का नया डेटा related to सितंबर 2024. सो यहां पे आप लोगों के हिसाब से क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? व्हाट इज द डीपीआई इंडेक्स पर्टेनिंग टू सितंबर 2024? हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 465.33. डीपीआई इंडेक्स मतलब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स होता है, राइट? आप सभी लोगों को पता होगा, अभी रिसेंटली आरबीआई ने डेटा लॉन्च किया था. Now this has been driven by growth in the payment infrastructure and payment performance. इसको हम multiple times discuss कर चुके हैं. मार्च का डेटा था 445, अभी हो चुका है 465.33. आपको करंट वाला डेटा यहाँ पे याद रखना है और आपको पता होना चाहिए इसका बेस ईयर क्या है. मार्च 2018 इसका बेस ईयर है. नेक्स्ट इज एज पर सेबीज न्यू फ्रेमवर्क फॉर एल्गो ट्रेडिंग, फ्रॉम विच डेट विल रिटेल इन्वेस्टर्स बी ऑल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द रेगुलेटेड कंडीशन? आप सभी को पता होगा सेबी ने एल्गो ट्रेडिंग के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स को भी परमिशन दे दी है, राइट? तो यहां पे अभी रिटेल इन्वेस्टर्स भी एल्गो ट्रेडिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे. सो नाउ दिस इज एन अमेजिंग स्टेप आई विल से बाय सेबी, कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग यूज ऑफ एआई इन ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट एज वेल. तो ये स्टेप होना ही चाहिए था. दिस इज अ मस्ट, राइट? सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कब से चालू होने वाली है? तो 1 अगस्त से चालू होने वाली है, राइट? 1 अगस्त 2025 से रिटेल इन्वेस्टर भी एक्सेस कर पाएंगे एल्गो ट्रेडिंग को. हालांकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो काफी टाइम से एल्गो ट्रेडिंग यूज कर रहे हैं. नाउ दिस हैज बीन एक्सटेंडेड टू रिटेल इन्वेस्टर्स ऑल्सो लाइक यू एंड मी. और इसका पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जहां पे बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस लगाए गए हैं. काफी सारे सेबी ने रेगुलेशंस भी लगाए हैं ब्रोकर के ऊपर, जो हमने फाइनेंस करंट अफेयर सीरीज के अंदर डिस्कस भी किए थे. अगला आता है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबीज न्यूली लॉन्च्ड मित्र प्लेटफॉर्म? सो सेबी ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अभी. इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? टू असिस्ट इन्वेस्टर्स इन फाइलिंग रिटर्न्स और टू एनेबल इन्वेस्टर्स इन लोकेट एंड रिक्लेमिंग द इनएक्टिव म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज, या फिर रियल टाइम स्टॉक मार्केट अपडेट्स, or to facilitate algo trading for retail investors, or offer automated investment advice? आप लोगों को क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होना चाहिए? What should be the correct answer here? Primary objective of Mitra platform, which is recently launched by SEBI. ये भी हमने फाइनेंस करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ा था, राइट? सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस गाइस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इसका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा, टू अनेबल द इन्वेस्टर्स टू लोकेट एंड रिक्लेम इन एक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज. काफी सारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज इनएक्टिव हो चुके हैं, फोलियोज इनएक्टिव हो चुके हैं. उनके लिए ये स्टेप लिया गया है. इस प्लेटफॉर्म पे आके आप अपने इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोस को क्या कर सकते हो? ट्रेस कर सकते हो और रिकवर कर सकते हो, राइट? सो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप बाय सेबी. व्हाट मेजर टर्मिनोलॉजी चेंजेस इन ईयर कॉन्सेप्ट इज प्रपोज्ड बाय इनकम टैक्स बिल 2025? आप सभी लोगों को पता होगा इनकम टैक्स बिल आने वाला है नया, राइट? उसी से रिलेटेड काफी सारे डिस्कशंस भी चल रहे हैं अभी. सो वहां पे ईयर रिलेटेड क्या चेंजेस किए गए हैं, कॉन्सेप्ट में क्या चेंजेस किए गए हैं? तो आप सबको पता होना चाहिए. प्रीवियस ईयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या कर दिया है? हटा के टैक्स ईयर कर दिया है, राइट? ये भी हमने डिस्कस किया था. Why has the RBI allowed
असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज टू लिस्ट देयर इक्विटी शेयर्स, आप सभी को पता होगा आरबीआई ने रिसेंटली परमिट किया है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को कि वो भी इक्विटी मार्केट के अंदर लिस्ट हो सकते हैं, राइट। सो उसका पर्पस क्या था? टू इंक्रीज द फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, या फिर टू मीट द 300 करोड़ नेटवर्थ कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय 2026, और टू रिड्यूस एनपीएस और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाने के लिए, और एनहांस कंपटीशन। क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए एज पर योर अंडरस्टैंडिंग? एआरसीज को आरबीआई ने इक्विटी शेयर्स प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करने की बात करी थी। Here the correct answer will be to meet the 300 crore net worth requirement by 2025. Next is, what is the main goal of the $100 million credit facility agreement between SIDBI and AFD? SIDBI and AFD ने एक अभी डील साइन करी थी, राइट, ऑफ $100 million की। ये किसके लिए करी थी? वॉज इट टू बूस्ट द इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बूस्ट करने के लिए, या फिर फाइनेंसिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, और वॉज इट टू प्रोवाइड ग्रीन फाइनेंस सॉल्यूशन फॉर एमएसएमई, या फिर स्ट्रेंथनिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और सपोर्टिंग द फिनटेक स्टार्टअप? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस गाइस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ये डील हुई थी SIDBI और AFD के अंदर। अभी SIDBI भी से भी आप जज कर सकते हो, राइट। और इसके बारे में तो हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी किया था। एक और हिंट दे देता हूं कि लास्ट वीडियो में फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स का जो वीडियो था उसके अंदर हमने इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी किया था। करेक्ट आंसर हियर इज प्रोवाइडिंग ग्रीन फाइनेंस सॉल्यूशंस फॉर MSME। तो ये एग्रीमेंट क्या फोकस करेगा? MSME के अंदर ग्रीन फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए ये यहां पे मेजर गोल रहेगा। अगला आता है आरबीआई परमिट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अभी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको एक नई परमिशन मिली है आरबीआई से, राइट, कोई नए टाइप का डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए, या फिर ऑफरिंग प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइंस वाया यूपीआई, और एक्सपैंडिंग देयर लोन पोर्टफोलियो, और इज इट कोलैबोरेटिंग विथ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, या फिर प्रोवाइडिंग पर्सनल लोन्स ओनली टू सैलरीड इंडिविजुअल्स। सो यहां पे क्या नई परमिशन आरबीआई के थ्रू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, SFBs को मिली है एज पर योर ओपिनियन? ये तो काफी सिंपल है, राइट। इससे रिलेटेड सर्कुलर कुछ टाइम पहले भी आया था, और रिसेंटली वो यहां पे वो ड्राफ्ट सर्कुलर था, अभी उसको क्या कर दिया है? परमिट कर दिया गया है, और SFBs यहां पे एलिजिबल हो चुके हैं फॉर ऑफरिंग प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइंस वाया यूपीआई। तो अब इससे क्या होगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन और बेटर हो जाएगा, राइट। यूपीआई के थ्रू भी अब आप प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट को यूज कर सकते हो यूपीआई के थ्रू भी। अगला क्वेश्चन आता है, सेबी ग्रांट्स फर्स्ट RIA लाइसेंस टू विच ऑर्गेनाइजेशन? रिसेंटली एक फिनफ्लुएंसर ऑर्गेनाइजेशन को यहां पे परमिशन मिली है फॉर RIA, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, राइट। सेबी ने अभी काफी सारे चेंजेस किए हैं रिलेटेड टू रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। तो अब ऐसे कोई फिनफ्लुएंसर्स डायरेक्टली एडवाइज नहीं कर सकते हैं यूट्यूब चैनल्स पे। उसके लिए सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन बनी है जिसको RIA का लाइसेंस मिला है? सो द करेक्ट आंसर हियर इज 1% क्लब। ओके, 1% क्लब करके एक इन्फ्लुएंसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको यहां पे सबसे पहला RIA का अप्रूवल मिला है। नेक्स्ट इज नैपफेड सैंक्शन 2000 करोड़ लोन फॉर व्हाट इज द पर्पस? सो यहां पे आप सभी को पता होगा ये डेटा सेंटर लॉन्च करने के लिए नैपफेड ने सैंक्शन किया है 2000 करोड़ लोन का। यहां पे आपका सिंडिकेट भी कंसिडर कर रहा है नैपफेड, बेसिकली सिंडिकेशन रिस्क को कंसिडर कर रहा है और उसको डाइवर्ट करने का भी ट्राई कर रहा है यहां पे। सो दिस इज बेसिकली फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्लैकस्टोन बैक्ड डेटा सेंटर एट नवी मुंबई। नेक्स्ट इज विच बैंक लॉन्च्ड specialized banking services for senior citizen
रिसेंटली एक बैंक ने काफी सारी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज लॉन्च करी है फॉर सीनियर सिटीजन स्पेसिफिकली। वो बैंक इनमें से कौन सा है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों को क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहां पे? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अभी स्पेशलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च करी है फॉर सीनियर सिटीजन। वहां पे अगर कोई सीनियर सिटीजन लेट सपोज एफडी को प्रीमेच्योर भी करवा रहे हैं तो भी कोई यहां पे पेनल्टी का अमाउंट नहीं लगने वाला है। एंड देयर आर सो मेनी अदर बेनिफिट्स एज वेल। Which company is establishing a subsidiary in the US? Out of these companies, which company is recently in the process of establishing subsidiary in the UK? LIC, SBI Insurance, GIC RE, Bajaj Allianz या फिर IRDAI? What should be the correct answer here? Here the correct answer is option C, GIC RE। आप सभी लोगों को पता होगा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। RE का क्या मतलब होता है? री इंश्योरेंस, राइट? ये एक री इंश्योरर कंपनी है। दिस इज द री इंश्योरर कंपनी ऑफ इंडिया। लेट सपोज यू आर एन इंश्योरेंस कंपनी, यू हैव टेकन अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिस्क। अभी आप री इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हो, राइट? एबीसी कंपनी ने काफी सारा इंश्योरेंस कर दिया है, अभी उनको रिस्क है कि इतना सारा इंश्योरेंस का क्या होगा, तो वो क्या कर सकते हैं? री इंश्योरेंस करवा सकते हैं किसी भी री इंश्योरर प्लेयर से। तो जीआईसी आरई इज वन ऑफ द री इंश्योरेंस कंपनी हियर। वही सब्सिडरी लॉन्च कर रहे हैं यूके के अंदर। व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीज इन द आरबीआईज डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के अंदर इंक्रीज होने का क्या रीजन रहा है यहां पे? तो हमने देखा था कि एक तो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बेटर होना और पेमेंट परफॉर्मेंस का बेटर होना, ये दो रीजंस मेजरली इसको ड्राइव कर रहे थे। अगला क्वेश्चन आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ विच डेरिवेटिव इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाज रिसेंटली डन? जीसेक्स के अंदर एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को भी यहां पे परमिशन मिली है रिसेंटली। सो इनमें से कौन सा है? इज इट फ्यूचर्स, इज इट ऑप्शन, फॉरवर्ड, स्वैप, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव? विच इज द वन जिसको अभी रिसेंटली यहां पे अप्रूवल मिला है? What's your opinion, guys? Please let me know in the comment section. क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? Here the correct answer will be forward contract। तो रिसेंटली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर डाला गया है, राइट? ऐसा हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। ओके, आप लोगों को बता दूं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरह के ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, whereas फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है तो किसी के साथ एग्रीमेंट करके एंटर करना पड़ेगा टेबल पे बैठ के, इसलिए तो इसको बोलते हैं ओवर द काउंटर। ये ओवर द काउंटर एग्रीमेंट होते हैं, राइट? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को आप एक्सचेंज के थ्रू भी ले सकते हो, एनएससी बीएससी के थ्रू भी ले सकते हो। लेट सपोज मैं निफ्टी का फ्यूचर्स बाय करना चाहता हूं तो आई कैन डायरेक्टली गो मेरे ब्रोकर की साइट पे और वहां से मैं एक्सचेंज पे ट्रेड डाल सकता हूं। ये इतना ईजी होता है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो वहां पे मुझे पर्टिकुलरली एक एग्रीमेंट करना पड़ता है किसी पार्टी को ढूंढ के। दीज आर नॉट एक्सचेंज ट्रेडेड, इसीलिए इनमें थोड़ा हाई अमाउंट ऑफ काउंटर पार्टी डिफॉल्ट भी होता है। फ्यूचर्स में नहीं होता है क्योंकि वहां पे मार्जिन का कॉन्सेप्ट होता है, राइट? ऑप्शंस के अंदर यहां पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइट टू बाय, पुट ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं राइट टू सेल। स्वैप मतलब आपने अपने कैश फ्लोज को स्वैप कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। लेट सपोज मैंने आपसे एग्रीमेंट किया एक नोशनल अमाउंट पे, नोशनल अमाउंट लेट सपोज 1 CR रख लेते हैं। ओके, सो यू विल पे मी इंटरेस्ट एट वेरिएबल रेट, जो भी वेरिएबल रेट चल रही होगी बैंक की आप उस पर मुझे पे करोगे, राइट? और मैं आपको पे करूंगा फिक्स्ड रेट पे
एट द रेट 6% पर एनम, राइट। अब मैं आपको 6% पर एनम पे कर रहा हूं, पर मान लो मार्केट में जो वेरिएबल रेट चल रही है वो 7% चल रही है। सो यहां पे मुझे इससे स्वैप से बेनिफिट हो जाएगा। ओके, मुझे स्वैप से बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि आई एम एबल टू अर्न वेरिएबल रेट ऑफ 7%, whereas when I'm paying you, I'm just paying you 6%, so this is a kind of swap agreement। यहां हमने क्या करा, कैश फ्लोज को स्वैप कर लिया। मैं आपको फिक्स रेट दे रहा हूं, आप मुझे वेरिएबल रेट दोगे। तो इसमें एक नोशनल अमाउंट की भी नीड होती है। ये 1 CR क्या है, एक नोशनल अमाउंट है। ओके, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स भी एक प्रोडक्ट होता है। तो ये सारी चीजें थी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट इज एक्सेस ऑफ NDS OM प्लेटफॉर्म इज नाउ ग्रांटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहां पे NDS OM एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, राइट, उसका एक्सेस मिला है इनमें से कौन सी एंटिटी को रिसेंटली। बेसिकली इसका स्कोप थोड़ा और वाइड करना चाह रहे थे। ये हमने डिस्कस भी किया था इन फाइनेंस करंट अफेयर सीरीज। लास्ट ही वीडियो में हमने इस पॉइंट को डिस्कस भी किया था। सो बेसिकली ये वाला अप्रूवल मिला है सेबी रजिस्टर्ड नॉन बैंक ब्रोकर्स को। ओके, नॉन बैंक ब्रोकर्स जो हैं सेबी रजिस्टर्ड, उनको ये अप्रूवल मिला है। नेक्स्ट इज RBI इज इंट्रोड्यूस्ड विच डोमेन फॉर बैंक। सो RBI इज इन द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू डोमेन फॉर बैंक्स जस्ट टू काउंटर द साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड थिंग्स। ओके, तो काफी सारे अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स के अंदर भी हमने देखा था कि काफी सारे साइबर फ्रॉड्स बढ़ते चले जा रहे हैं। सो इन चीजों को काउंटर करने के लिए RBI ने एक स्पेसिफिक डोमेन रख दिया है बैंक के लिए, जो उनको अब फॉलो करना रहेगा आने वाले टाइम में। व्हाट्स द आंसर, इज इट .RBI या फिर .banking, .gov bank, .bank.in या फिर .financial? What should be the correct answer? Do let me know in the comment section. What should be the correct answer here? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बैंक.in। ओके, बैंक.in ये नया डोमेन है जो बैंक्स को फॉलो करने पड़ेगा आने वाले टाइम में। वैसे ही फॉर नॉन बैंकिंग एंटिटीज भी RBI ने एक डोमेन रखा है। वो डोमेन का क्या नाम है? डू लेट मी नो व्हाट्स द नेम ऑफ दैट डोमेन, पर्टिकुलरली फॉर नॉन बैंक एंटिटीज। बैंक एंटिटीज का तो हमने देखा बैंक.in था, नॉन बैंक एंटिटीज का भी यहां पे डोमेन रखा गया है। सो क्या होना चाहिए, NBFC.in या फिर fintech.in, finance.in, non-bank.in या फिर fin.in? What should be the correct answer as per your opinion? Please let me know in the comment section. यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा fin.in। ओके, अगला, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस आर नाउ मैंडेटेड फॉर विच ऑफ द फ्रेमवर्क। तो जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको अब एक फ्रेमवर्क फॉलो करना होगा जो ऑलरेडी हमारे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पे तो लग ही रहा था, अब वो क्रॉस बॉर्डर पे भी अप्लाई हो जाएगा। सो विच इज द फ्रेमवर्क बेसिकली? इज इट एंटी फाइनेंशियल अब्यूज या फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, FATF गाइडलाइंस, ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर ऑथराइजेशन या फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट रेगुलेशंस? अच्छा, मेरे को लगता है यहाँ पे शायद एक ऑप्शन गलत हो गया है, राइट। सो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन करेक्ट कर देता हूँ। लेट मी जस्ट करेक्ट दिस वन पर्टिकुलर ऑप्शन। यहाँ पे एडिशनल फैक्टर ऑथराइजेशन, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है, राइट। एक AFA का कॉन्सेप्ट होता है एडिशनल फैक्टर ऑथराइजेशन, जो ऑलरेडी हमारे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पे तो लग ही रहा था, अभी वो क्या किया है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस पे भी मैंडेट कर दिया है। सो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक प्रेस रिलीज आया था, स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज का। यहां पे 3 चीजों को कंसिडर किया था, फाइनेंशियल मार्केट्स, साइबर सिक्योरिटी और पेमेंट सिस्टम। तो ये जो AFA का कॉन्सेप्ट था, ये पेमेंट सिस्टम के अंदर डिस्कस किया था, हम बात भी कर लेते हैं इसकी।
पहले फाइनेंशियल मार्केट की बात करूं तो उसके अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को अलाउ कर दिया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। ओके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को परमिशन दे दी थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। उसके बाद आपका NDOM की बात करूं तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, is an electronic trading platform for secondary market transaction in the government securities. So if you guys want to make any transaction in the GSEC market, secondary market में, तो आपको NDS-OM प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ेगा। अभी इसका यूज बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, ओनली टू सम रेगुलेटेड एंटिटीज, राइट, कुछ प्राइमरी डीलर्स और बैंक्स के पास ही था। इसका एक्सेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे नॉन बैंक ब्रोकर्स रजिस्टर्ड विद सेबी को भी डायरेक्ट एक्सेस यहां पे दे दिया है NDS-OM प्लेटफॉर्म का। और ये डोमेन्स की बात भी हमने की थी, तो bank.in जो है वो बैंकिंग का डोमेन है और fin.in जो है ये पर्टिकुलरली आपके नॉन बैंक का डोमेन है, नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज का डोमेन है। पेमेंट सिस्टम की बात कर रही थी तो एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये ऑलरेडी हमारे डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स पे तो था ही, पर सेफ्टी को और एनहांस करने के लिए इसको हमने क्या पे एक्सटेंड किया है, ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस पे भी अप्लाई कर दिया है, तो ये भी अप्लाई हो जाएगा आपसे। ओके, राइट, सो ये सारे हमारे एमसीक्यूज थे। अभी लेट्स डिस्कस अबाउट अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एज वेल। यहां पे हम पूरा फ्रेमवर्क बना लेंगे कि हमको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। इन द मीनवाइल आप भी मुझे बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन की यहाँ पे और क्या क्या चीजें हमको इंक्लूड करनी चाहिए। प्लस अभी आप मेरे को बता सकते हो कि इसके अंदर की पॉइंट्स आप क्या क्या कंसिडर करोगे। देखो, डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए फर्स्ट थिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट एटलीस्ट, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके अराउंड सारे कीवर्ड्स पता होने चाहिए जो हमको आंसर के अंदर लिखने हैं, और उसके बाद कीवर्ड्स पता होने के बाद उनको एलैबोरेट करना भी आना चाहिए, दैट्स अनदर थिंग। ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो CBDC के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, एंड हाउ डज इट वर्क, हाउ will CBDC impact the traditional banking and cash based transaction। तो सबसे पहले तो हमको बताना है CBDC क्या होता है। बेसिकली CBDC जो आपका होता है, दिस इज अ डिजिटल वर्जन ऑफ व्हाट, ऑफ फियाट करेंसी। जो आपकी फियाट करेंसी होती है, राइट, फियाट करेंसी मतलब आपकी एक्चुअल में जो करेंसी चल रही है कंट्री के अंदर, जैसे हमारे यहाँ INR है, राइट, 500 रुपये का नोट है, तो वो फियाट करेंसी है। अभी ये डिजिटल वर्जन है फियाट करेंसी का, ऐसा नहीं कि ये कोई क्रिप्टो करेंसी है, दिस इज अ डिजिटल वर्जन ऑफ अवर फियाट करेंसी, राइट। नाउ दिस हैज बीन इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI इसको इशू कर रहे हैं। अनलाइक क्रिप्टो करेंसीज, this is regulated by central bank, this is regulated and backed by RBI, right? So it ensures stability, right? Obviously RBI इसको बैक कर रहा है तो स्टेबिलिटी इसकी होनी है। लीगल रिकॉग्निशन एंड सिक्योरिटी। तो ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये RBI की बैकिंग वाली करेंसी है। दिस इज अ फियाट करेंसी ओनली, बेसिकली ये आपके डिजिटल रूपी का वर्जन है, राइट, इट्स अ डिजिटल रूपी। अभी इसको जो लॉन्च किया था वो दोनों पर्पस के किया था, रिटेल पर्पस के लिए भी और होलसेल पर्पस के लिए भी, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बेसिकली द एम इज टू मॉडर्नाइज द फाइनेंशियल सिस्टम, राइट, रिड्यूस रिलायंस ऑन फिजिकल कैश। सो फिजिकल कैश पे रिलायंस कम हो जाए, राइट, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम क्या हो जाए, मॉडर्नाइज हो जाए, एंड एनहांस ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी, ट्रांजैक्शन सारे एफिशिएंटली हो, राइट। स्टिल देयर आर सम चैलेंजेस रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, अडॉप्शन एंड रेगुलेटरी कंट्रोल। ओके, तो एक बढ़िया इंट्रोडक्शन बन जाएगा इफ आई टॉक अबाउट बॉडी ऑफ आंसर। सो वहां पे आप लिख सकते हो हाउ CBDC वर्क। सो CBDC इज अ लीगल टेंडर, राइट, ये तो लीगल टेंडर ही है। सो बेसिकली इट्स इशूड बाय RBI इन डिजिटल फॉर्म, ये एक लीगल टेंडर है। इट फंक्शंस लाइक फिजिकल करेंसी ओनली
एक्सेप्ट दैट इट एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ये सेम हमारी फिजिकल करेंसी की तरह ही फंक्शन करती है, बस इतनी सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है, राइट। इट्स देयर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। नाउ दिस कैन बी यूज्ड फॉर P2P ट्रांजैक्शंस, रिटेल पेमेंट्स, इंटरबैंक सेटलमेंट के लिए भी। तो जो आपका मनी नॉर्मल कैश यूज कर सकते हो ना, वैसे ही आप इसको भी यूज कर सकते हो। वी कैन टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ CBDCs एज वेल। सो यहां इंडिया में टाइप्स ऑफ CBDCs के अंदर क्या आता है, एक तो रिटेल CBDC है और एक होलसेल CBDC भी है। ओके, रिटेल CBDC को हम क्या बोलते हैं, CBDC-R। होलसेल को क्या बोलते हैं, CBDC-W। So when I talk about retail CBDC, so it's used by individuals, businesses and consumers, right, for day-to-day transactions obviously. So can be accessed through digital wallets। इसको आप digital wallets के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग ऐप, QR कोड, इन सब पे यूज कर सकते हो। ये ऑनलाइन रिमोट एरियाज के अंदर भी यूज हो जाएगी। पर होलसेल CBDC जो है, नाउ दैट्स यूज्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कॉर्पोरेशंस फॉर लार्ज स्केल इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। मान लो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेंड करना है पैसा, वो होलसेल CBDC करेगा, क्योंकि एक तरह का इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है, दिस इज अ काइंड ऑफ इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, वो होलसेल CBDC का यहां पे यूज करेगा। ओके, नाउ दिस एनेबल्स फास्टर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सेटलमेंट एज वेल, वो भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस के, राइट। टेक्नोलॉजी की बात करें, विच इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड CBDC। सो कैन एनीवन टेल मी लाइक व्हाट इज द टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही कॉमन टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, अब इसको नहीं बोलना चाहिए, राइट, दो इट्स स्टिल इमर्जिंग, बट अभी काफी मेच्योरिटी की स्टेज में दिख रही है, एंड एवरीबडी हैज स्टार्टेड अडॉप्टिंग दैट एज वेल। सो इट्स नन अदर देन DLT, which is your distributed लेजर टेक्नोलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, DTL टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, राइट। सो ये सेंट्रलाइज लेजर जो है अभी फिलहाल RBI मैनेज कर रहा है। नाउ ट्रांजेक्शंस अकर थ्रू टोकन बेस्ड और अकाउंट बेस्ड सिस्टम, और ये ट्रांजेक्शन क्या है, सिक्योर है, ट्रेसेबल है और ट्रांसपेरेंट भी है, राइट। नाउ let's talk about the impact of CBDC on traditional banking। सबसे पहला impact, it reduces cash dependency, right। कैश की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी इससे, फाइनेंशियल एफिशिएंसी एनहांस हो जाएगी, ये भी एक स्टेप है फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने का, इससे और पेनिट्रेशन बढ़ेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन का। इंक्रीज इन ट्रांसपेरेंसी, एंड रिड्यूसेस फ्रॉड्स। अभी कैश इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता बिकॉज देयर इज नो ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल मतलब मैंने कैश आपको दिया, कोई बता नहीं सकता कि मैंने आपको दिया, राइट, सिर्फ आपको पता है और मुझे पता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ये पूरी चेन बन जाती है, इसलिए तो इसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। इसमें डेटा जो होता है वो टैंपर प्रूफ होता है, कोई टैंपर नहीं कर सकता। कैश ट्रांजेक्शंस कैन नॉट बी इजीली ट्रेस्ड, बट ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजेक्शंस जो होते हैं उनको इजीली ट्रेस किया जा सकता है, राइट, और काफी हाईली ट्रांसपेरेंट होते हैं। काफी लोगों को लगता है कि सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उसका यूज तो टेररिज्म में भी होता है, राइट, गलत कामों के लिए भी होता है। बट some of the technologies in blockchain, I will say most of the technologies like Bitcoin, Ethereum is one of the worst thing to be used for गलत काम, क्योंकि वो बहुत ट्रेसेबल होते हैं। जब उनके ऊपर प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे, राइट, तब उनको कोई यूज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो द ट्रांजेक्शंस आर इजीली ट्रेसेबल। वो एक सेपरेट टॉपिक से कि कौन से ट्रांजेक्शन ट्रेसेबल नहीं होते, वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। ओके, next is support monetary policy implementation as well, and let's discuss about the challenges जो CBDC के अंदर आ रहे हैं। तो एक तो impact on traditional banking, यहाँ पे ट्रेडिशनल बैंकिंग के ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट आने वाला है इससे,
साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी का कंसर्न यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि जब भी हम कुछ डिजिटल करते हैं, राइट, सो देयर इज ऑलवेज सम रिस्क, न्यू एज रिस्क जो आती है, हैकिंग रिलेटेड, डेटा ब्रीच रिलेटेड, प्राइवेसी रिलेटेड, राइट। अडॉप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज, मैं कहूंगा ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है इन इंडिया, अडॉप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज का। लोग अभी तक यहाँ पे ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल्स को भी अडॉप्ट करने में हेजिटेंट है, राइट, ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये तो अभी काफी टाइम लगेगा सीबीडीसी लोगों को अडॉप्ट करने के लिए, नो डाउट। जो हाई क्लास मिडिल क्लास है वो फटाफट से अडॉप्ट कर लेंगे, बट जो लोअर क्लास वाला एक बहुत बड़ा क्राउड है इंडिया का, वो तो अभी तक ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल से भी पूरी तरह से अवेयर नहीं हो पाया है, राइट। सो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो फॉर सीबीडीसी वहां पे। इन कंक्लूजन वी कैन राइट दैट सीबीडीसी कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडियाज फाइनेंशियल इकोसिस्टम, right, as it offers secure, fast and efficient, which is efficient method, which is an alternative to cash, right. Now it enhances the financial inclusion, transaction transparency, brings security. However, cyber security threats and adoption risk are the key barriers that India need to overcome in order to make the CBDC successful, right. So यहाँ पे बहुत सारी regulatory policies हो गई, infrastructure हो गया, अभी भी इन सब चीजों की नीड रहेगी। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।